हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों, मैं सुनील। आज हम बात करेंगे जो दिल्ली सल्तनत है हमारी, उस दिल्ली सल्तनत में दिल्ली जो सल्तनत है उसमें एक महत्वपूर्ण शासक की, और जो ना केवल महत्वपूर्ण शासक है बल्कि दिल्ली जो सल्तनत थी उसको सुदृढ़ करने वाले, उसको एकीकरण करने वाला और उस दिल्ली सल्तनत का पतन से बचाने वाले जो शासक का नाम है वो है आपका बलबन। वो दोस्तों क्या है आपका गयासुद्दीन बलबन जिसका नाम है। हमने इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत के कई शासकों को पढ़ा है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, देन उसके बाद आराम शाह आता है, फिर इल्तुतमिश आता है, देन उसके बाद जो है वो आपका रजिया सुल्तान आती है महत्वपूर्ण शासकों में। उसके बाद जो है वो आपका बलबन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो शासक है वो आता है। ये बलबन जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज हम जान रहे हैं, ये दोस्तों ना केवल आपका दिल्ली सल्तनत का बल्कि भारत के एक महान शासक में भी इसकी गिनती होती है। इसके दो तीन रीजन मैं आपको बताऊंगा बलबन के संबंध में, जिसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है और जिसकी वजह से हम बलबन को क्या करते हैं, बलबन के बारे में जानते हैं, बलबन को देखते हैं, बलबन को पढ़ते हैं। बलबन का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था राजत्व का सिद्धांत। और राजत्व का सिद्धांत जो है वो क्या था कि राजा जो है वो देवी या देवता का स्वरूप उसने दिया, राजा को देवीय रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। आपका राजा या शासक होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पे आपका काम करेगा। और ईश्वर की प्रति, इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक देखे थे वो इतना प्रभावशाली नहीं थे, वो इतना प्रभावशाली नहीं थे। उन्होंने देवीय जो सिस्टम था उनका, आप देखिए कि ये जो देवीय सिस्टम था, डिवाइन सिस्टम जो था, देवी और देवता का जो सिस्टम था, ये सबसे पहले कौन लाया था? आपका बलबन ही लाया था। ये सबसे पहले आपका बलबन ही लाया था। इससे पहले आप बात करें इल्तुतमिश की, बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, बात करें आराम शाह की, और बात करें रजिया सुल्तान की, तो वहां पे इतना नहीं था। वहां पे इतना जो है आपका ये देवीय सिद्धांत या ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर उनको नहीं माना जाता था। दोस्तों यहाँ पे इसके पीछे रीजन क्या है लाने का? क्योंकि बलबन जो था वो एक दास था, और दास होने के नाते उनकी स्थिति जो थी उस टाइम पे जो आपकी राज्य की, वो इस तरीके की थी कि उसमें शासक जो था उसको केवल और केवल, आपने देखा होगा कि इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश के पास क्या था, एक चालीसा का गुट था, और चालीसा का गुट में क्या था कि 40 अमीर लोग थे, और वो अमीर थे 40 उनके, इससे प्लस आर कह लीजिए या तुर्की अमीर कह लीजिए, वो आपके 40 थे और वो बहुत बड़ा प्रभाव रखता थे। और ये जो बलबन है ये भी क्या था, चालीसा का सदस्य था। ये भी जो है वो आपका क्या था दोस्तों, चालीसा का सदस्य था। अब जब इसने 20 साल तक आपका क्या किया था, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, और जिस शासक की हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो उसके अधीन इसने 20 साल तक आपका प्रधानमंत्री के रूप में, वजीर के रूप में काम किया था। तो वहां पे जब उसने काम किया तो उसने देखा कि कहीं ना कहीं ये चालीसा जो गुट है वही वास्तव में शासक है, वही वास्तव में आपका क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, वही जो शासन का संचालन व्यवस्था जो है वो उन्हीं के हाथ में है। ये जो आपका शासक है, ये शासक क्या है आपका दोस्तों, ये शासक जो भी है वो शासक अब क्या है, आपका नाम मात्र का है। जबकि असली शक्ति जो है वो किसके पास, आपकी चालीसा गुट के पास है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अब शासक जो है उसको कुछ नए तरीके से पेश आना होगा, तभी इनका जो है प्रभाव कम किया जा सकता है। तो उसने कई काम जो है वो आपके किए। एक तो देवी देवता के रूप में शासक शासन व्यवस्था जो है, दूसरा कि उसने सिजदा जैसी प्रथा जो है उसको चालू किया, और तीसरा जो है उन्होंने जो चालीसा गुट था, इस चालीसा गुट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया या खत्म कर दिया। जिस इल्तुतमिश ने आपका चालीसा गुट की स्थापना की थी उसको खत्म किसने कर दिया, बलबन ने कर दिया। क्योंकि वो क्या मानता था, वो ये अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, कहीं ना कहीं उसे पता था कि जब तक चालीसा गुट का प्रभाव रहेगा, जो राजा है, राजा था या शासक था, वो तब तक आपका सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा जब तक इनका प्रभाव रहेगा।
तो उसने अपने राजत्व था उसमें कठोर नियम लागू किए। उसने कहीं न कहीं जो एक जो कह सकते हैं जाति व्यवस्था जो थी, उसमें भी वर्ण व्यवस्था में भी वो ये भी कहता है कि नीच व्यक्ति को जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। तो अपने आप को उच्च श्रेणी का व्यक्ति मानने की भी उसने कोशिश की, तो उच्च श्रेणी भी उसने लागू की कि शासक जो होगा वो क्या होगा, उच्च श्रेणी का होगा। शासक जो होगा वो ईश्वर का रूप होगा। शासक जो होगा उसके सामने जनता जो है वो आपकी सिजदा करेगी, पाबोस करेगी, जो भी है कि घुटने टेकेगी। सिजदा का मतलब घुटने टेक के नमस्कार करना, तो वो चीजें करेगी। उसको देवता के रूप में उसको मानेंगे और उसके किसी भी निर्णय को आपका कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। इसने काजी और कुजात जो थे, आपके काजी और कुजात, इन काजी और कुजात के प्रभाव को भी कम कर दिया कि वहां पे ये व्यक्ति जो पहले आप देखते हो कि इल्तुतमिश के टाइम में काजी और कुजात तो थे, वो इल्तुतमिश के बराबर में बैठते थे और कहीं ना कहीं उनको इल्तुतमिश जो है वो अपने से बड़ा मानता था, उनकी राय मानना उनके लिए मजबूरी थी। लेकिन इसने क्या कर दिया, उनके प्रभाव को आपका खत्म करने का काम किया। तो चलिए अब ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने इसके बारे में बता दी। अब इसको स्टार्टिंग से हम इस लेक्चर में देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहले बात करते हैं गुलाम वंश के शासक ग्यासुद्दीन बलबन का। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है आपका, ग्यासुद्दीन बलबन है। इसका नाम ग्यासुद्दीन बलबन है। इसका जन्म जो है वो दोस्तों 1200 ईसा पूर्व के आसपास होता है। 1200 ईस्वी का आसपास होता है। स्थान जो है वो तुर्कस्तान यानी कजाकिस्तान में हुआ है। ये वंश किसका था, दिल्ली के मामलुक वंश का था। इसका काल जो था वो 1266 से लेकर 1287 तक का था। उत्तराधिकारी जो है वो दोस्तों इसका मुइजुद्दीन का इक्काबाद यानी इसका पोता जो था वो इसका उत्तराधिकारी बना था। संतान इसके मोहम्मद खान और नसरुद्दीन बुगरा खान थे। और मृत्यु जो है वो 1286 या 87 के आसपास जो है इसकी मृत्यु आपकी मानी जाती है। अब दोस्तों इसकी समाधि के बारे में बात करें तो इसकी समाधि जो है गयासुद्दीन बलबन की समाधि आपके दिल्ली के महरौली जो इलाका है वहां पे पाई जाती है और पुरातत्व पार्क में बलबन के कब्र के रूप में आपका प्रसिद्ध है। अब दोस्तों देखिए इसके बारे में कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो एक इतिहासकार हुए थे वो बलबन के व्यक्तित्व के बारे में क्या बात बताते हैं। जो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है वो ये कहते हैं दोस्तों कि वो एक महान योद्धा था, शासक था और राजनेता था जिसने नवनिर्मित मुस्लिम राज्य को एक महत्वपूर्ण समय पर बिखरने से बचाया है। बलबन का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तो दोस्तों ये क्यों कहते हैं कि उसने जो दिल्ली साम्राज्य था उसको एक ऐसे टाइम पे आपका समेटने का काम किया या इकट्ठे करने का काम किया जो बिखरने वाला था। क्योंकि आप देखेंगे कि रजिया सुल्तान जो है उसके बाद में जो शासक होता है उसमें इतना वो कोई होता नहीं है, और जो चालीसा गुट है ये पूरी तरह से हावी होते हैं। तो अमीर जो है वो अपने अपने दावे वहां पे पेश करते हैं और इस प्रकार से उस समय पे आपका क्या करता है, बलबन जो है वो राजत्व का सिद्धांत पारित करता है और शासक को सर्वे सर्वा मानते हुए या सर्वे सर्वा घोषित करते हुए ये जो दिल्ली सल्तनत है इसको एक सूत्र में बांधने का आपका काम करता है। इसीलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो है वो ये कहते हैं कि उसने बिखरने से आपकी दिल्ली सल्तनत जो है उसको बचाया है। दूसरा देखिए हबीबुल्ला के अनुसार दोस्तों महमूद ने 20 वर्षों तक राज किया तथा शासन नहीं, क्योंकि शासन बलबन ने किया था। अब जो आपका इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, उसके बाद शासक जो आता है वो आता है महमूद। और इस महमूद का प्रधानमंत्री यानी वजीर कौन था, बलबन था, यही बलबन था। और इसने 20 वर्षों तक इस महमूद के काल में प्रधानमंत्री यानी वजीर के रूप में काम किया था। तो असली जो शक्ति थी वो किसके पास थी, इसी बलबन के पास में थी। तो ये कह सकते हैं कि महमूद जो था वो उसने कोई शासन नहीं किया या राज राज नहीं किया, क्योंकि शासन किसने किया था, बलबन ने किया था, उसका प्रधानमंत्री जो था। तो बलबन जो है अपने शासक बनने से पहले भी क्या था, एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में या पावरफुल वजीर के रूप में एज ए उन्होंने शासक के रूप में ही काम किया। लेकिन वो नाम मात्र के शासक जो था वो कौन था, आपका महमूद था। अब दोस्तों देखिए
कि गयासुद्दीन बलबन जो है उसका असली नाम क्या है, बाहुद्दीन था। इसका असली नाम जो है वो क्या है, बाहुद्दीन है। गुलाम वंश के शासक के रूप में उसने दिल्ली सल्तनत पर 1266 से 1286 तक का आपका राज किया। ये इसकी जाति के संबंध में दोस्तों कहा जाता है कि ये इलबारी तुर्क था। और बलबन की जन्म तिथि का हालांकि कोई विशेष तौर पे हमें पता नहीं चलता है। और उसके पिता के बारे में ये मान्यता है कि वह उच्च श्रेणी का आपका सरदार थे। बलबन जब छोटा था तो तभी वो मंगोल लोग होते हैं, मंगोल, वो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको, जो बाजार होता था पहले आप देखते हो कि दासों का बाजार लगता था जहां पे स्त्री और पुरुष बेचे जाते थे, बलबन को पकड़ के और मंगोल लोग वहां पे बेचते थे। और वहां पे खरीदने वाला कौन होता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो इसको खरीद लेता है वहां से, मंगोलों से। बलबन जो है किसका दास था दोस्तों, इल्तुतमिश का दास था। और बगदाद के बाजार से जो बलबन को आपका इल्तुतमिश है वो खरीद लेता है। और गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का 9वां सुल्तान माना जाता है इसको। 9वां जो सुल्तान है ये माना जाता है। इससे पहले 8 सुल्तान छोटे छोटे कालक्रम के लिए बहुत सारे आए। मुख्य रूप से हम देखें तो पहला जो है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर आराम शाह बना, फिर आपका जो इल्तुतमिश बना, फिर आपका जो है रजिया सुल्तान बनी, रजिया सुल्तान बनी। और उसके बाद जो है फिर आपका जो है महमूद। और इस प्रकार से मुख्य रूप से अगर देखें तो ये आपका 9वां जो सुल्तान था वो था। और बलबन के अंदर असाधारण आपकी क्या थी, सैन्य क्षमताएं थी, जिसके कारण वह इल्तुतमिश का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति कौन था, यही दोस्तों आपका बलबन था। अब देखिए बलबन जो था दोस्तों उसने आपके शासक बनने से पहले भी क्या किया था कि महत्वपूर्ण जो पद थे उन पे काम किया था। जो विभिन्न महत्वपूर्ण पद होते थे उन पे काम किया था। जैसे रजिया सुल्तान की बात करें तो उसके टाइम पे उसने अमीर शिकार, जो शिकार व्यवस्था का प्रमुख होता था, उसका पद उसको दिया गया। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने उसे अमीर आखुर, जो आपका अश्वशाला का प्रधान होता था, वो बनाया गया। इसी प्रकार से अलाउद्दीन मसूद ने इसे अमीर हाजिब का पद दिया। और वहीं बलबन अमीर हाजिब के रूप में नसरुद्दीन महमूद के समय में शक्ति का केंद्र बन गया था। महमूद जो था, नसरुद्दीन महमूद, इसके काल में ये प्रधानमंत्री, वजीर या अमीर हाजिब के रूप में बहुत शक्तिशाली बन के आपका आता है। तो ये आप देखेंगे कि बलबन जो है वो शुरुआत से ना केवल अब जब से शासक बना है, बल्कि शुरुआत से ये क्या था, आपका शक्तिशाली पदों पे ये रहा था। दोस्तों इल्तुतमिश के काल में ही आपका बलबन की योग्यताओं के कारण सुल्तान ने उसे चहलगान दल में शामिल कर लिया। चहलगान या चालीसा या चिलगानी ये तुर्क जो था वो क्या था, 40 लोगों का एक दल था। और जिसमें इल्तुतमिश ने उन 40 लोगों को शामिल किया था जिन पे सबसे अधिक वो विश्वास करता था और जिन को सबसे अधिक योग्य मानता था। तो उसका ही सदस्य कौन था, आपका बलबन था। तो कहीं ना कहीं पहले से ही यह इल्तुतमिश के चहेता व्यक्ति रहा था। मुइजुद्दीन बहराम शाह ने बलबन को आपका रेवाड़ी तथा हंसी का क्षेत्र प्रदान किया था। और बलबन ने 1245 ईस्वी में मंगोलों से युद्ध कर अपनी सैन्य क्षमताओं का परिचय दे दिया था। बलबन की दोस्तों सैन्य क्षमताएं और रणनीति से प्रसन्न होकर उसके बाद जो शासक आता है आपका रजिया सुल्तान के बाद, नसरुद्दीन महमूद, उसने बलबन को अपना क्या बना लिया, प्रधानमंत्री बना लिया या वजीर आपका बना लिया था। और यहीं से जो है आपका क्या होता है दोस्तों, बलबन की असली शक्ति जो है वो चालू होती है। बलबन, महमूद जो था वो एक शांति प्रिय व्यक्ति था, वो ज्यादा शासन में भाग नहीं लेता था और सारी जो शक्ति का यूज कर रहा था वो कौन कर रहा था, आपका बलबन कर रहा था। बलबन ने कई जो आपकी चुनौतियों का सामना किया, यहाँ तक कि उसे एक बार अपमानित भी होना पड़ा था। ऐसा नहीं कि बलबन के लिए सारी जो स्थिति थी वो आपकी बिल्कुल सही थी। बलबन को कई बार अपमानित होना पड़ा और जिसमें एक बार बहुत ज्यादा अपमानित आपका होना पड़ा था नसरुद्दीन महमूद के काल में भी। लेकिन उसके अंदर क्या थी आपकी दोस्तों, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और तीव्र उसमें मनोबल होने के कारण अपने पद पे टिका रहा।
और उसने कई बार राज्य में होने वाले आंतरिक विद्रोह का दमन किया, बाहरी विद्रोह का दमन किया, और जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी शक्ति जो है वो शक्ति आपकी बढ़ने लगी, बलबन जो है उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, और महमूद जो असली शासक था उसकी प्रसिद्धि आपकी घटने लगी। तो ये कालक्रम जो है वो कितने साल तक चला था आपका? 20 साल तक चलता रहा था दोस्तों। उसने आपके कड़ा और कालिंजर जो राज्य थे उस पे भी उसने अधिकार कर लिया था। और गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में शासन किया, और मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक माना जाता है वो बलबन माना जाता है। तो ये बलबन के बारे में दोस्तों बात थी। अब देखिए इसका प्रारंभिक राज, कि प्रारंभिक इसने राज जो किया था प्रारंभ काल में वो किस प्रकार से किया था। अब देखिए इसका प्रारंभिक, दोस्तों देखिए ये बात आती है कि प्रारंभिक राज किस प्रकार से किया था। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का क्या था? आपका गुलाम था, और इसी इल्तुतमिश ने जो है मंगोलों से इसको खरीदा था। हमने पहले भी बात की थी, मंगोलों से दास के रूप में इसको खरीदता है बगदाद के बाजार से। ये इल्बारी जाति से या इल्बारी जनजाति से आपका क्या करता था? रिलेट करता था। शुरुआत में कुछ छोटी मोटी नौकरी की, और उसके बाद रजिया के मुख्य शिकारी के रूप में उसने काम किया। तो आखिर ये शिकार जो है इसको पद दिया गया। इसके पश्चात बहराम को हटा दिया जाने पर झांसी के गवर्नर के रूप में इसने काम किया था। उसने नसरुद्दीन महमूद के काल में भी 20 वर्षों तक दाहिने हाथ के रूप में, उसने राइट हैंड के रूप में आपका काम किया, और सभी विद्रोह को कुचल दिया। उसने इस उसने इसका नायक, इसके बाद जो है इसके बाद आपका नायक की उपाधि प्राप्त की थी, और भारत पर शासन करने और जनता से अपनी बात मनवाने का तरीका बलबन से अधिक कोई नहीं जानता था। बलबन जो था उसने सारी चीजें उस टाइम पे लोगों के ऊपर किस प्रकार से शासन करना है वो नसरुद्दीन के अधीन उसने 20 वर्ष तक शासन करते हुए वो सारी चीजें जो है उसने सीख ली थी कि किस तरीके से जनता जो है उस पर राज किया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी सीख ली थी। 1265 आते आते आपके सुल्तान महमूद की मृत्यु हो जाती है, और जो मृत्यु होती है तो दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठ जाता है बलबन, फरवरी 1265 को। बलबन जो है वो साम्राज्य पर कठोरता से शासन करता है, मेवात को कुचलता है, और अधिकारियों और कुलीनों को अनुशासन में लाता है। जो आप, मैंने पहले भी बताया था आपको, चालीसा दल जो था वो अपना अपना प्रभाव जमा रहा था, उसको एक एक करके वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। उनकी शक्तियां जो चहलगानी थी, मीन्स 40 सदस्यों का जो दल था उसकी शक्तियां और उसके प्रभाव को क्या कर देता है? वो आपका खत्म करने का काम जो है बलबन वहां पे करता है। अब देखिए दोस्तों बलबन के मुख्य काम क्या थे और उसकी उपलब्धियां क्या है। यद्यपि बलबन को सिंहासन प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, परंतु सिंहासन जो प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब प्राप्त किया उसने तो आपका महमूद जो है उसकी मृत्यु होती है, और जस्ट इसके बाद जो है वो कौन बन जाता है? आपका बलबन बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पे बैठता है तो बैठने के बाद उस पे अनेक प्रकार की कठिनाइयां जो है उसके सामने आती है। अब पहली कठिनाई देखिए दोस्तों, पहली जो कठिनाई थी उसकी वो ये थी कि 40 सम्मी यानी तुर्की अमीरों का दमन। ये जो 40सा एक सदस्य जो गुट था, इस गुट की मैंने पहले भी बात की थी कि ये अपना प्रभाव जमाता था, क्योंकि महमूद जो था वो कमजोर था, और वो 40 व्यक्ति ये समझते थे, उसमें से 40 में से प्रत्येक व्यक्ति ये समझता था कि मैं स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, और मेरे ऊपर जो शासन व्यवस्था है, जो शासक है, उसका किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। इल्तुतमिश जो है उसने ये 40सा दल का गठन जो है वो मैंने पहले आपको बताया था इल्तुतमिश के काल में हुआ था, और इसका खात्मा या इसको खत्म करने का काम जो है किसने किया था? बलबन ने किया था। दोस्तों इल्तुतमिश जो है उसने इसको बनाया था। महमूद जो है इसने इसको कहते हैं विस्तार किया। इसको पावर प्रदान करने का काम किसने किया था? महमूद ने किया था, क्योंकि महमूद खुद जो है कोई इतना प्रभावशाली आपका शासक नहीं था, तो इसलिए उसने इसको पावर देने का या पावरफुल बनाने का काम जो है वो आपके
महमूद ने किया, लेकिन बाद में जाके बलबन ने इसको खत्म करने का काम किया था। अब बलबन जो थी, सबसे बड़ी यही समस्या थी कि बलबन भी इसका सदस्य था, लेकिन 39 जो और आपके दास थे वो बलबन को राजा के रूप में आपका स्वीकार नहीं करते थे। और राजा के रूप में स्वीकार नहीं करने का कारण ये था कि इल्तुतमिश से लेके महमूद के जो 20 साल है वहां तक का जो कालक्रम है, रजिया सुल्तान का जो कालक्रम है, वहां तक का काफी लंबा जो एक कालक्रम था, उस कालक्रम में वो साथ में काम कर रहे थे। तो इसको क्या मान रहे थे, वो अपने समांतर मान रहे थे कि बलबन जो है वो हमारे समांतर ये क्या है, दास है, और उसकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इक्वल है, इसलिए हम उसको शासक नहीं मान सकते। और यही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो किसकी थी दोस्तों, जो तुर्की जो आपका चालीसा गुट था उसका सामना करना, ये सबसे बड़ी जो आपकी समस्या थी वो किसकी थी, बलबन की थी। तो सबसे पहली ये समस्या की अमीर गुलामों का खात्मा करना, और ये वास्तव में बलबन ने किया भी था। इसीलिए कहा जाता है कि बलबन जो है वो चालीसा को खत्म करना है, या जो उसको नष्ट करने का काम किसने किया था, बलबन ने किया था। दूसरा देखिए दोस्तों, विभिन्न विद्रोहों की समस्याएं उसके सामने भी रही। पहला मेवातियों का विद्रोह जो है उसके काल में होता है। इन दिनों जो मेवाती लोग हैं वो दिल्ली तक आक्रमण कर रहे थे और लूटपाट करके वहां से भाग जाते थे। इसलिए दिल्ली जो सल्तनत थी उसके लिए मेवाती जो थे वो क्या थे, खतरा बन गए थे। बलबन ने मेवातियों के गांव और नगरों को जला दिया मीन्स, और उन जंगलों को भी साफ कर दिया जिसमें वे छुपकर आपका हमला करते थे। तो इस प्रकार जो मेवाती विद्रोह था, इस मेवाती विद्रोह का क्या कर दिया इन्होंने, खात्मा आपका कर दिया। दूसरा जो है इसमें कि दोआब और कटेहर के हिंदू जो लोग हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब दोआब जो है वो गंगा और यमुना के बीच का जो भाग है, इसको क्या क्या कहते हैं, हम दोआब के नाम से जानते हैं। दो आब क्या मतलब है, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उससे दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये जो गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि थी, इसमें इस प्रदेश में और कठेर के जो हिंदू थे इन्होंने भी आपका इसका विद्रोह किया। और कहा जाता है कि बलबन ने उन्होंने कठोरता पूर्वक उनका दमन किया, और बाद में कभी भी जो है इन्होंने आपका इसका विद्रोह नहीं किया। रुहेलखंड के कटेर की हिंदुओं ने भी सल्तनत के विरुद्ध जो है विद्रोह का झंडा गाड़ा, और बलबन ने इन विद्रोहियों को बड़ी कठोरता से आपका क्या किया था, इनका दमन किया था, इनमें भी आग लगवा दी। और जिसके बाद ये दोनों ही आपके, ना तो दोआब के हिंदुओं ने विद्रोह किया, ना आपके कटेहर के हिंदुओं ने विद्रोह किया था। तीसरा देखिए दोस्तों, मुस्लिम प्रांतपतियों का विद्रोह। तीसरा विद्रोह जो है इसके मुस्लिम प्रांतपति करते हैं, और सीमांत प्रदेश के प्रांतपति जो शेर खां सुकर है ने दिल्ली सल्तनत की उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी, और बलबन ने इस अपमान को सहन नहीं किया, और उसने सफलता पूर्वक और चतुरता पूर्वक आपका शेर खां जो था उसको विष देकर या दिलवा कर मार डाला, और उसके स्थान पे तातार खां जो है उसको सीमांत प्रदेश का गवर्नर है वो आपका नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से इसने तीसरी ये आपकी क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। बलबन जो है वो तुगरिल बेग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है, परंतु बंगाल का गवर्नर बनते ही ये जो आपका तुगरिल बेग है इसने आज शासन शासक जो है उसके समान आचरण, अपने आप को राजा मानने लगा। और बलबन को ये ज्ञात हुआ तो उसने तुगरिल बेग जो है उसको भी दंडित करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, परंतु वह पराजित हो गई। अतः बलबन ने दूसरी सेना भेजी, लेकिन वह भी पराजित हो गई। और इन दो पराजयों के बाद में बलबन जो है वो काफी क्रोधित होता है, और एक विशाल सेना लेके बंगाल की ओर चल पड़ता है। किसको हराने के लिए, आपका तुगरिल बेग को हराने के लिए। अब ये तुगरिल बेग जो है दोस्तों, इसको जब बलबन के आने की सूचना मिली तो वो परिवार सहित वहां से भाग गया, और बलबन ने तुगरिल की राजधानी लखनौती जो है उस पर अधिकार कर लिया, और बलबन ने तुगरिल को खोज लिया, और खोज के उसका सिर कटवा कर फेंकवा दिया। इसके पश्चात में बुगरा खां जो बलबन का बेटा था, इसको वहां का बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर जो है बुगरा खान को कब बनाता है,
जब आपका बलबन का जो है वो तुगरिल बेग का मार देता है, तुगरिल बेग को मार देता है, उसके बाद वहां पे इसको गवर्नर बनाता है। तीसरा जो है दोस्तों, ये तो अंदर की इसकी एक प्रकार से जो भारत के या इसके शासन व्यवस्था के अंदर की विद्रोह था। अब जो भारी विद्रोह है वो आपका मंगोलों का विद्रोह है। दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश के शासन काल में ही मंगोल जो है वो भारत के लिए खतरा बने हुए थे। हालांकि कहा जाता है कि इल्तुतमिश जो थे उसने बड़ी चतुराई से आपका आ, बिना लड़ाई किए या बिना कोई युद्ध किए कहीं ना कहीं अपने शासन को, अपने राज्य को सेफ रखा, किससे? आपके मंगोलों से। परंतु बलबन जो था उसके शासन काल में इनका आक्रमण जो है, इनका भय जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया, क्योंकि सिंध और पंजाब जो है कि पश्चिम प्रदेशों पर मंगोलों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और बलबन जो है उसके मंगोल आक्रमण के भय को दूर करने के लिए एक निश्चित सीमा नीति को निर्धारित किया कि ये हमारी सीमा नीति होगी, अगर इससे आगे मंगोल आते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। और इसीलिए उसने पश्चिमोत्तर प्रदेश के दुर्गों की मरम्मत करवाई। पश्चिमोत्तर प्रदेश कौन से दोस्तों? ये जो आपका भारत का मैप है, ये इस प्रकार से भारत का जो मैप है, यहाँ वाले हैं जो पश्चिम और उत्तर में है, पश्चिम और उत्तर में जो भाग है आपके, इससे पश्चिमोत्तर कहा जाता है। यहाँ पे जो दुर्ग थे इसकी मरम्मत ये करवाता है। और लाहौर के दुर्ग का विशेष रक्षात्मक, यहाँ पे लाहौर जो था पाकिस्तान, इसको विशेष महत्व का माना जाता है, क्योंकि लाहौर के दुर्ग को रक्षात्मक दृष्टिकोण से बलबन जो है वो महत्वपूर्ण मानता था आपका। इन दुर्गों में इसने विशाल शक्तिशाली सेनाएं रखी। और संपूर्ण जो सीमांत प्रदेश है, सीमांत मीन्स सीमा के आसपास, जो जहां पे सीमा का अंत होता है, सीमांत का मतलब होता है सीमा का अंत जहां पे होता है, वो जो प्रदेश थे उसको दो भागों में उन्होंने बांटा था। दोस्तों देखिए, अब उन्होंने क्या किया कि सीमांत जो आपके प्रदेश है उसको दो भागों में बांट दिया। ये जो है इसने दो भागों में आपका विभाजित कर दिया। सुनम तथा समाना के प्रांत को उसने अपने छोटे बेटे बुगरा खान को देता है, तथा मुल्तान, सिंध और लाहौर को अपने बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खान को सौंप दिया। अब वो क्या करता है दोस्तों, ये पश्चिम जो सीमांत प्रदेश थे उसको दो भागों में वो बांट देता है। एक में अपने छोटे बेटे को, जिसमें सुनम और समाना जो है वो प्रदेश आते हैं, और दूसरा जिसमें सिंध आ गया आपका, जिसमें लाहौर आ गया, ये अपने बड़े बेटे मोहम्मद खान को उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है वो दे देता है, ताकि बाहर से जो आपका अरबों इनका मंगोलों का जो अटैक होगा, वो अगर अटैक करते हैं तो पहले ये रक्षात्मक रूप से उनको वहीं से भगा दे और भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर वो प्रवेश ना करें। तो ये सुरक्षा पद्धति जो है वो कौन लागू करता है? आपका बलबन लागू करता है। अब होता क्या है कि दोस्तों मंगोल जो है वो पंजाब को लूट के सतलज नदी पार करके भारत की ओर आने लगते हैं। इस पर मोहम्मद खान जो कहां पे बैठा था? आपका सिंध और लाहौर में बैठा था। ये मोहम्मद खां और बुगरा खां जो आपका खां पे बैठा था, सुनम और समाना में बैठा था, दोनों मिलते हैं और दोनों संयुक्त सेना बनाते हैं, और दोनों है जो मंगोलों पे आक्रमण करते हैं और मंगोलों को हरा के भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मंगोल आक्रमण जो आपका खतरा बना हुआ था आपके बलबन के लिए, उसको उनके दोनों बेटे मिलके संयुक्त सेना बना के आपका क्या कर देते हैं? वहां से भगा देते हैं। तो उसके लिए एक प्रारंभिक जो खतरा है वो कम हो जाता है बलबन के लिए। तो ये आपके बात समझ में आ गई। अब 1286 ईस्वी में मंगोल जो है पुनः यहाँ पे आते हैं, और उन्होंने मोहम्मद खान जो था इसका बड़ा बेटा, इसको मार देते हैं 1286 में। उस समय दोस्तों बलबन की आयु होती है, और बलबन का समय है वो भी आप जानते हो कि एंडिंग जो टाइम है बलबन का वो 1286 ईस्वी है। इसके बाद जब बड़ा बेटा उसका मर जाता है मोहम्मद, और उससे बहुत ज्यादा प्यार बलबन करता है, और उस टाइम उसकी आयु भी ऐसी थी कि 80 वर्ष का वो था। तो उस टाइम वो क्या है कि अंदर से टूट जाता है आपका, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है, दुखी हो जाता है, और अपने बेटे की मृत्यु के कारण, जिसको मंगोल जो है मार देते हैं मोहम्मद खान को। इस घटना को वो सहन नहीं कर पाता है दोस्तों, और 1287 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ हमने जो आपका बलबन था उसके बारे में बात की दोस्तों।
बलबन के बारे में अभी तक जो हमने बात की है वो ये है कि बलबन जो था वो आपका एक अच्छा शासक था, अच्छा एक वजीर के रूप में काम किया था, 20 सालों तक उसने शासन किया था। लेकिन बलबन जो था वो जैसे ही गद्दी पे बैठा तो कुछ समस्याएं उसके सामने आई। 3 प्रकार की समस्याएं यहाँ पे देखने को मिली थी। पहली जो है कि उसको चालीसा दल जो था उसको नष्ट करना था, वो सबसे बड़ी उसकी समस्या थी, जो एक शासन के अंदर या उसके आसपास ही थी। दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि उसके पूरे शासन व्यवस्था में थी, चाहे वो बंगाल का विद्रोह हो, चाहे वो कटेर के हिंदुओं का विद्रोह हो, चाहे दोआब के हिंदुओं का विद्रोह हो, चाहे कोई और विद्रोह हो, जो आपका वहां पे जो उसके शासन काल में था। तीसरी जो उसकी समस्या थी दोस्तों वो बाहरी समस्या थी, या तो वो पश्चिम उत्तर भाग से आई थी या सीमांत प्रदेश से जो आक्रमण हो रहे थे, जो भारत से बाहर से। तो ये जो तीसरी समस्या थी इसका भी समाधान उन्होंने किया, और कुल मिला के अपने जीवन के अंतिम समय 1287 तक ये सारी जो घटनाएं थी उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो बलबन ने अच्छी तरीके से किया था। अब तो दोस्तों बलबन के बारे में जहां से एग्जाम में आपकी डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं और जिसके लिए बलबन को जाना जाता है उसके बारे में बात करते हैं। वो है आपका बलबन का राजत्व है सिद्धांत। राजा जो है उसका क्या सिद्धांत था, शासन करने का सिद्धांत क्या था, वो है बलबन का राजत्व सिद्धांत। दोस्तों देखिए, बलबन वह पहला शासक था जिसने अपने शासन के कुछ नियम बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ निश्चित आपके क्या किए सिद्धांत बनाए, कुछ आदर्श बनाए, कुछ रूल जो है वो रूल बनाए, और उसके आधार पे ही उन्होंने शासन व्यवस्था जो है वो अपनी चलाई थी। उनका पहला रूल क्या था कि राज्य का जो सिद्धांत है, राजा जिस पे शासन करेगा, राज्य पे शासन करेगा, वो क्या होगा, देवीय सिद्धांत होगा, डिवाइन सिस्टम होगा। उसमें राजा जो है वो देवी और देवता के अवतार के रूप में या देवी या देवता के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा, और जिसको जनता जो है वहां की पीपल जो है स्टेट की, वो एज ए वहां पे डिवाइन के रूप में, देवी या देवता के रूप में, उसको भगवान या ईश्वर अल्लाह के रूप में उसको स्वीकार करेगा। ये पहला रूल था इनके शासन का। दोस्तों इन्होंने अपने पुत्र बुगरा खान जो इनका छोटा बेटा था और महमूद जो था वो बड़ा बेटा था, इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि राजा का हृदय जो है वो ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि राजा जो है वो अपने छोटे बेटे को ये बताते हैं कि राजा होता है वो क्या होता है, ईश्वर होता है, और उसका हृदय होता है वो ईश्वर की तरह होता है, वो जिस पे दया भाव करता है वो क्या होता है कि वो बहुत सुखी रहता है, और जिस पे दया भाव नहीं करता है वो बहुत दुखी रहता है। और इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर पाता, क्योंकि राजा जो होगा वो ईश्वर होगा, और साधारण जो जनता होगी वो क्या होगी, सामान्य लोग होंगे, तो वो उसका एक प्रकार से क्या नहीं कर पाएंगे, इक्वलिटी जो है उसमें दोनों में आपकी दिखाई नहीं देती है। उसका ये भी विश्वास था दोस्तों कि प्रजा में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए शासन को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ बनाने के लिए राजा जो है उसका क्या होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए। पहला तो वो क्या मानता था कि राजा जो है वो डिवाइन सिस्टम पे काम करेगा, देवी या देवता के रूप में काम करेगा, वो ईश्वर की प्रतिछाया जो होगी वो मानी। दूसरा वो क्या करेगा कि अगर प्रजा को अपने कंट्रोल में रखना है, प्रजा से बातें मनवानी है, तो राजा को क्या होना चाहिए, हमेशा निरंकुश होना चाहिए। ये भी इनके एक सिद्धांत था, एक आदर्श था। तथा स्वयं नियमों का पालन कर राजकीय शान शौकत का प्रदर्शन करना चाहिए। और वो क्या करता है कि स्वयं को भी नियमों का पालन करना चाहिए, और वो करता भी था। क्योंकि आप देखोगे जब भी बलबन अपने दरबार में आता था, अपने शासन व्यवस्था संभालता था, तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, किसी भी व्यक्ति के साथ बोलता नहीं था, और कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जिससे जनता को लगे कि राजा कोई गलत काम आपका कर रहा है। कभी भी वो हंसता नहीं था, बहुत सीरियस होके और सीरियसनेस तरीके से वो काम जो है वो आपका करता था। तो इससे उसके जनता है उसके अंदर क्या होता था कि उससे भय बना रहता था। तो ये भी बलबन का था। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था दोस्तों वो कहां से था, फारस के जो शासक थे उसके सिद्धांत से प्रभावित था। फारस के जो शासक थे वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी शान शौकत जो है, उनके महल जो है एक प्रकार से स्वर्ग के समान समान दिखते थे।
तो वैसे इक्वलिटी जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे फारस के शासक के समान की इक्वलिटी जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, बलबन के अंदर है। बलबन अपने राजत्व की 3 बातों पे आधारित था बलबन का। पहला शक्ति पे, दूसरा प्रतिष्ठा पे और तीसरा न्याय पे। वो अपनी 3 जो चीजें हैं उसको लेके राजत्व सिद्धांत जो है वो चलता था। पहला कि उसके पास पूर्ण शक्ति थी, वो संप्रभु था, वो कुछ भी कर सकता था। दूसरा क्या है कि उसकी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा थी कि लोगों के बीच में उसकी इमेज थी। ऐसा नहीं कि शासक जो है वो शासक को कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं था। तीसरा जो है वो न्याय करता था, और न्याय उसका ऐसा होता था कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति उसको चैलेंज नहीं कर सकता था। 3 चीजें थी, शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पे वो काम करता था, और इन्हीं पे इनका राजत्व जो है आपका डिपेंड था। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बलबन का जो राजत्व है उसके अंदर 3 ऐसी कौन सी प्रमुख चीजें हैं। पहला शक्ति, दूसरा प्रतिष्ठा और तीसरा न्याय। ये 3 जो चीजें थी ये किसके थी, बलबन के अंदर थी। इसका मुख्य उद्देश्य इन तीनों का सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व रखना होता था। कि ये 3 चीज अगर आपके पास में होगी तो आप क्या करोगे, सैनिक रूप से भी, सैनिक दृष्टिकोण से भी आप मजबूत हो गए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आप मजबूत हो गए। इनका जो ये सिद्धांत था दोस्तों, इस सिद्धांत को मान्यता देने के लिए उन्होंने कई चीजें बताई थी, जिसका मैंने पहले ब्रीफ में आपको बताया था। यहाँ पे हम डिटेल में जानते हैं। सम्राट जो होगा वो देवी अधिकार प्राप्त है। सम्राट होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, देवत्व प्राप्त होगा उसको। देवत्व का मतलब होता है देव का तत्व, देव का तत्व या देव का जो अंश है वो होगा, उसमें देवी अंश होगा। और वो सम्राट को ईश्वर पर, पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि यानी निवायते खुदाई मानता था। तो कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि निवायते जो खुदाई है वो क्या होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, उससे कहा जाता है। ईश्वर का प्रतिबिंब यानी जिलेलाई, ईश्वर का प्रतिबिंब यानी जिलेलाई भी मानता था, उसको समझता था। और राजपथ को अत्यंत आपका क्या मानता था, पवित्र समझता था। उनका कहना था कि सम्राट को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे अन्य लोग क्या होते हैं, वंचित होते हैं। उनको वो चीजें कभी नहीं मिल पाती है जो केवल आपको सम्राट को ही मिलती है। ये तो इनका था देवीय सिद्धांत। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड जो है उनका मानना था कि सम्राट जो होगा वो क्या होगा, स्वेच्छाधारी होगा, स्वेच्छाचारी होगा और निरंकुश होगा। वो निरंकुशता और स्वेच्छाचारी में आपका विश्वास रखता था। बलबन निरंकुश शासक को महान शासक तथा निरंकुश शासन को सर्वोत्तम सरकार मानता था। इसके विषय में डॉक्टर आरसी त्रिपाठी ने लिखा है कि बलबन ने सुल्तान के गौरव और शान शौकत को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने में आपकी क्या की थी, सफलता पर्याप्त की थी। तीसरा दोस्त था उसका जो राजत्व के संबंध में था, वो था कि राजपद जो है, राजा का जो पद है वो गौरवपूर्ण होता है। राजा जो है वो गौरवपूर्ण होता है, और प्रत्येक शासक को उसे उसके गौरव को उन्मत्त बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के साथ हंसना, मजाक करना, ज्यादा बोलना या किसी के साथ उठना, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठना जो है वो राजा का पद या राजपद का अपमान माना जाता है। कि कुछ विशेष चुने हुए लोग हैं उनके साथ ही बैठेगा, उनके साथ ही बात करेगा, और हंसी मजाक अगर करनी है तो वो चुनिंदा लोगों के साथ ही करेगा, एक जन सामान्य के साथ ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे राजपद जो है उसमें गिरावट आए। तो ये राजपद जो है वो गौरव का होता है, इसके लिए ये काम आपका करता था। नेक्स्ट जो तो देखिए कि सम्राट को कर्तव्य प्राण होना चाहिए। वो कहता है कि सम्राट जो है उसको कर्तव्य प्राण होना चाहिए, तथा प्रजा जो है उसका पालन का सदैव चिंतन करना चाहिए। कि एक राजा जो है वो अपने क्या होगा, कि राजा जो है उसके कर्तव्य होंगे, उस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। और उसके साथ ही जो पीपल है, जो जनता है आपकी, उस जनता का क्या करना चाहिए, थिंकिंग करनी चाहिए।
या उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। ये क्या होते हैं, आपके राजा के गुण होते हैं जो राजत्व के सिद्धांत के अनुसार माने गए हैं। इनकी दोस्तों ये जो नीति आती है, ये बड़ी महत्वपूर्ण नीति है और ये लगभग एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन आता है। पहला है रक्त और लोहे की नीति में विश्वास करता था, जिसको इंग्लिश में ब्लड एंड आयरन की नीति कहते हैं, आयरन थॉट इसको कहते हैं। वो क्या कहता है कि इस नीति में विश्वास रखता था कि अपने विपक्षी और अपने विरोधियों का क्रूरता के साथ दमन करने में विश्वास रखता था कि जो भी उसका विपक्षी होगा, जो भी उसका आपका विरोधी होगा, उसका क्रूरता से दमन करेगा। इसी क्रूरता के चलते बर्बन ने मलिक बकबक व हेवात खान का दमन इसी प्रकार किया। इसके कारण भविष्य में कोई भी सरदार जो है विद्रोह अथवा उपद्रव मचाने का साहस नहीं कर सकता। उसका रक्त और लोहे की नीति थी दोस्तों। उसका मतलब ये था कि कोई अगर आपका विरोधी है, कोई आपका विपक्षी है, तो उसे इस प्रकार की सजा दो ताकि बाद में जो आपके बचे हुए विपक्षी और जो आपके सहयोगी नहीं है, वो भी कम से कम इस बारे में सोचे और उस शासन व्यवस्था की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं करे। यही जो है इनकी ब्लड एंड आयरन की नीति थी। नेक्स्ट जो दोस्तों है कि दृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना। बलबन है वो दास वंश का बड़ा महत्वशाली सुल्तान था और जिसने अपने बाहुल्य से एक विशाल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य रूप से रक्षा की। यहाँ पे एक इतिहासकार जो है दोस्तों लैनपुल, ये लैनपुल ने लिखा कि दास, भिस्ती, शिकारी, सेनानायक, राजनीतिक, सुल्तान आदि विभिन्न रूपों में कार्य करने वाला कौन था? आपका बलबन था और दिल्ली के शासकों की दीर्घ परंपरा में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तियों में से एक था। तो कई बार ये कोटेशन जो है वो आपसे पूछ ली जाती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने भिस्ती के रूप में, जिसने शासक के रूप में, जिसने राजनीति के रूप में, जिसने सेना नायक के रूप में, शिकारी के रूप में आपका काम किया था, वो कौन था? बलबन था। वो दोस्तों कौन था? आपका बलबन था। और इसी बलबन के बारे में किसने कहा था? आपका लैनपुल ने ये बात कही थी। बलबन का प्रमुख जो उद्देश्य था, प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? सल्तनत का अत्यधिक विस्तार न करना और सुसंगठित शासन व्यवस्था करना। अब बलबन जो है वो भी इल्तुतमिश की तरह ही था। ये भी सेम चीज जो थी वो किसके साथ थी? इल्तुतमिश के। कि आपका मान लो ये यहाँ पे साम्राज्य है, तो इस साम्राज्य को इतना बड़ा ना करके ये जो है इसको कैसे बाहरी जो आक्रमण है उससे सुरक्षित किया जाए, इस सिद्धांत पे, सुदृढ़ीकरण के सिद्धांत पे वो काम करता था, ना कि विस्तारीकरण या विस्तृतकरण करने के बजाय। अब दोस्तों इस कारण से विद्रोह का दमन करने के साथ साथ उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने का भी काफी जो है आपका काम यहाँ पे किया था। अन्य शब्दों में कहें तो बलबन की शासन व्यवस्था युद्धों तथा विद्रोहों के मध्य विकसित हुई थी। परिणाम स्वरूप उसकी शासन व्यवस्था अर्ध नागरिक तथा अर्ध सैनिक की हो गई। उसकी शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला जैसे बात करें तो केंद्रीय स्वेच्छाधिकारी और निरंकुश शासन था। शासन की संपूर्ण शक्ति किसके पास थी दोस्तों? बलबन के पास थी। ये मान लो इसका क्या है? साम्राज्य है आपका, और यहाँ पे क्या है? इसके छोटे छोटे और साम्राज्य, छोटे छोटे जो है वो और साम्राज्य, और ये सब जो है साम्राज्य ये किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे मान लो आपका बलबन बैठा है, इस बलबन से, और ये पूरा साम्राज्य है इसमें छोटे छोटे, और ये सभी किससे जुड़े? आपके बलबन से। लेकिन इसकी विशेषता क्या थी कि इनके पास आपकी कोई शक्ति नहीं थी। ये छोटे छोटे जो स्टेट है इनके पास कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति किसमें? सेंट्रल पॉइंट में है। सेंट्रल जो पॉइंट है वो किसके पास में था? बलबन के पास में था। तो सारी जो शक्ति है वो किसके पास में? आपकी केंद्रीय है। ये एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति थी। वे अपने को केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी मानता था तथा अपने समस्त कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता था। ये जो स्वेच्छाकारी निरंकुश शासन की बात कर रहे हैं अब हम, तो इसमें क्या था कि वे स्वयं ही संपूर्ण सत्ता का स्रोत और साधन और अपनी प्रत्येक आज्ञा को दृढ़तापूर्ण से तरीके से लागू करता था।
उसके पुत्र जो थे, कहीं थोड़ी बहुत उसने आपकी शासन जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, विकेंद्रीकरण काम करने का किया। तो उसके दोनों पुत्र जो बुगरा खान और महमूद जो थे, उनको राज्यों का राज्यपाल बनाता था। उसके अलावा वो किसी भी व्यक्ति को आपकी पावर जो है वो ट्रांसफर नहीं करता था। पावर नॉट ट्रांसफर टू एनीबॉडी। वो किसी भी व्यक्ति को आपकी पावर जो है वो ट्रांसफर नहीं करता था, ये उसकी विशेषता थी। अब दोस्तों देखिए इसमें आगे कि उच्च कुल के व्यक्ति जो थे उसको महत्व देता था। और यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन कई बहुत बार जो है वो आता है, और इसमें एक लाइन आएगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बलबन व्यक्ति की योग्यता पर अधिक ध्यान न देकर उसके वंश जो था उस पे ध्यान देता था। अब बलबन क्या करता था कि हमने देखा इल्तुतमिश जो है उसने किस पे ध्यान दिया था, योग्यता पे ध्यान दिया था। बाद में खिलजी वंश आएगा, उसने भी योग्यता पे ध्यान दिया था। लेकिन बलबन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने कुल पे ध्यान दिया, उच्च कुल पे ध्यान दिया, और उसके पीछे ध्यान देने के पीछे वो कहीं ना कहीं जो ईश्वरीय जो एक सिस्टम था उसका, देवीय जो सिद्धांत था, उसके कारण उसने ऐसा किया था। अब जो है वो वंश पे ज्यादा ध्यान देता था कि निम्न वर्ष के व्यक्तियों के उपहार और भेंटों को वो अस्वीकार कर देता था। उनके साथ उठना बैठना और बात करना भी पसंद नहीं करता था। उसने शोम मदपान जो है उसका त्याग कर दिया था और अपने राज्य में मदिरा के क्रय विक्रय को निषेध कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है कि ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने मद निषेध जो है वो आपका पहली बार किया था। तो वो आपका बलबन है। बलबन ने सदैव जो है उच्च कुल के व्यक्तियों के साथ ही सम्मान करता था या उच्च पद उनको प्रदान करता था। प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भ्रष्टाचार और व्यभिचार की बड़ी क्रूरता के साथ दमन करता है। अब उसने ये कहा था, बलबन ने, किसने कहा था? बलबन ने। और यही लाइन जो है वो आपकी क्या आती है, एग्जाम में आती है कि ये किसका कथन है कि जब मैं किसी नीच व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा खून खोल उठता है और मेरे को ऐसे लगता है कि मैं उसकी हत्या कर दूं या उसको मार दूं। ऐसा ये कथन जो है कौन कहता है और किसके बारे में कहता है? उच्च कुल के व्यक्तियों को महत्व देते हुए ये कथन जो है कौन कहता है? बलबन कहता है नीच कुल के व्यक्तियों के लिए या नीची जो जाति के लोग हैं उसके लिए ये बलबन का कथन था। दोस्तों देखिए उलेमाओं के प्रभाव को भी उसने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। जो भी उलेमा और काजी और कुजात जो थे, ये काजी और कुजात, इन सब को क्या कर दिया? इन सब के प्रभाव को आपके बलबन जो है इसने खत्म कर दिया था, इसने नष्ट कर दिया था। और इसने किसी भी काजी और कुजात के महत्व को बहुत अधिक आपका क्या नहीं किया था, बहुत अधिक इसको प्रभावशाली नहीं होने दिया था। ये काम आपका किसने किया था? उलेमाओं के प्रभाव को कम करने का काम किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसमें कि जो पहले इल्तुतमिश के काल में हमने देखा कि जो काजी और कुजात थे वो धर्म के आधार पर उनको फैसला देते थे, धार्मिक मामलों में उसका हस्तक्षेप जो था वो हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे वो धार्मिक मामलों में उनसे कोई भी परामर्श नहीं करता था या धार्मिक मामलों में ही उनसे परामर्श करता था, प्रशासनिक मामलों में जो है वो नहीं करता था। और धार्मिक मामलों में ही केवल जब उसको लगता था बलबन को कि ये मामला जो है वो ऐसे साधारण मामला नहीं है और जिसको केवल काजी और गुजरात लोग ही इसको समाधान कर सकते हैं या इसका इफेक्ट जो है वो एक बड़े एरिया पे होगा, उस समय इनको महत्व दिया जाता था। बाकी इनका कोई धार्मिक उलेमाओं का महत्व नहीं था। मस्जिदों में खुतबे में उनका हालांकि नाम तो पढ़ा जाता था। अब आती है गुप्तचर विभाग की व्यवस्था। बलबन जो थे, बलबन ने चोरों और विद्रोहियों को खोजने, प्रांतपतियों पर दृष्टि रखने और अमीर और वजीरों के षड्यंत्र जो थे उसको रोकने के लिए उसने गुप्तचर व्यवस्था जो है वो उसको बहुत सुदृढ़ किया। कहने का मतलब जब भी आप देखोगे, चाहे वो प्राचीन भारत की बात हो, चाहे आधुनिक भारत की बात हो, चाहे मध्यकालीन भारत की बात हो, कि जहाँ पे राजा के पास गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो जिस राजा के पास अच्छी थी तो वो शासन व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी चलाता था। यही काम इसने किया। इसने क्यों किया? कि प्रांतपति जो है वो उस पे नजर रखी जा सके, लोगों पे नजर रखी जा सके, और जो उसके चालीसा के जो विद्रोही लोग थे जिसका उन्होंने दमन किया
उनके वंशज थे या उनके जो आसपास के लोग थे वो क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं, इसके लिए उसने प्रत्येक विभाग में आपका गुप्तचर जो है वो नियुक्त किए हैं। गलत सूचना देने पर गुप्तचरों को भी आपका क्या दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था, जिससे गुप्तचर डरते थे और वो केवल वही सूचना देते थे जो रियलिटी हो, जो सच में घटित हुई हो। तो ये काम भी इसने आपका किया था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव दोस्तों कहते हैं कि बलबन की सबसे बड़ी अगर सफलता का प्रतीक है तो वो क्या है, उसकी गुप्तचर व्यवस्था है। और ये लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन जो है डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव यानी आसिफ पार्थ श्रीवास्तव जो है वो कहते हैं कि बलबन की सबसे बड़ी जो सफलता का प्रतीक है वो क्या है, इसकी गुप्तचर व्यवस्था है। इसी प्रकार से जियाउद्दीन बर्नी जो है उन्होंने लिखा कि बलबन की गुप्तचर व्यवस्था जो है वो इतनी संगठित थी कि अमीर और सामंत अपने शयन कक्ष जहां पे वो सोते थे में भी बलबन के विरुद्ध ऊंची आवाज में बात करने से घबराते थे, क्योंकि उनको लगता था कहीं किसी गुप्तचर ने ये बातें सुन ली और अगर जाके आपको बलबन को बता दी तो उसकी मौत या उसकी मृत्यु जो है वो आपकी क्या है, निश्चित है। तो ये बलबन का एक महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट जो 11 नंबर है आपका दोस्तों वो है वैभवपूर्ण दरबार। बलबन जो था उसका दरबार की कोटि जो थी या उच्च कोटि का उसमें साज सज्जा थी। उसका दरबार जो था वो बहुत महत्वपूर्ण दरबार था दोस्तों, और उसमें शानदार उसको उसने सजा रखा था। बर्नी जो है जियाउद्दीन बर्नी, उनके अनुसार ऐसा मालूम होता है कि बादशाही वस्त्र सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के शरीर पर ही सिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ लाइन का, कि जो आपके वस्त्र पहनता था वो इस प्रकार से पहनता था, ऐसा लगता था कि उसको पहनाने के बाद आपके क्या किए गए, सिए गए हैं। मीन्स बहुत फिट वो आपके वस्त्र धारण करता था, कपड़े धारण करता था, वो ढीले ढाले इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनता था। दरबार की भव्यता को देख के लगता है कि अधिकांशतः लोग जब देखते थे इसको तो चकित और मूर्छित हो जाते थे। उन्हें शुद्ध बुद्ध न रहती तो 100 200 कोस के लोग जो है हिंदू और मुसलमान बलबन की सवारी को देखने के लिए पहुंच जाते थे और जब देखते थे तो आश्चर्य हो जाते थे। कहने का मतलब उनका ये जो चीज है, दरबार को इतना सजाना, दरबार को इतनी साज सज्जा करना, कहीं ना कहीं उनका ईश्वर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम उन्होंने किया था। अल्लाह के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम किया था, ताकि जब लोग लगे तो उनको ऐसा नहीं लगे, लोग उनको देखे सॉरी, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि जो शासक है वो भी एक हमारी तरह साधारण है। उनको ऐसा लगे कि शासक जो है वो अलग ही दुनिया है, राजा जो है वो अलग ही दुनिया है, और हम जो है क्या है, साधारण है, और राजा हमारी नजर में क्या है, ईश्वर है। तो इसलिए उसने अपनी जो दरबार थी उसकी भव्यता इतनी ज्यादा कर रखी थी। उसके साथ साथ दोस्तों इसने दरबार के अंदर कुछ नियमों का निर्माण भी किया। जो पहले हम देखते हैं कि नाच और गान होते थे, महफिलें होती थी, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि ये आपका किसका काम नहीं है, ये आपका ईश्वर अल्लाह का काम नहीं। और बादशाही के समय उसने किसी से भी हंसी दिललगी नहीं की, नहीं उसने किसी के सामने हंसी मजाक कर सकते थे। बाजार में ठट्ठा या वो कहते हैं कि जोर से हंसना मना था, और बलबन के प्रति सम्मान करना उसे सिजदा, इस पद्धति को उसने लागू कर दी। सिजदा का मतलब होता है कि झुक के जो परिणाम करता है आपका वो क्या होता है, सिजदा होता है। और पायबोस, सिजदा ऐसे मतलब झुक के किया जाता है, और पायबोस का मतलब आप पैर लग के करते हो। तो इसको उन्होंने बड़े बड़े अमीरों के लिए भी अनिवार्य कर दिया। पहला सिजदा और दूसरा आपका पायबोस। अब न्याय व्यवस्था की दोस्तों बात करें तो बलबन स्वयं क्या था, न्याय व्यवस्था का प्रधान था। खुले दरबार में वो न्याय करता था, और बलबन की न्याय व्यवस्था मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए लिखा है बर्नी ने कि उनके राज्यकाल में कोई बलि अथवा हकीम अन्याय या अत्याचार करता तो जिस पर अत्याचार करता था उसे संतुष्ट करने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाता था। न्याय में वह अपने भाई, अपने पुत्र और अपने निकटवर्ती तथा विश्वास पात्रों का भी पक्षपात नहीं करता था। तो हमने इल्तुतमिश की न्याय देखा था जिसमें जंजीर बंधी हुई थी शेर के गले में, लेकिन उससे भी कहीं आगे बढ़ के न्याय व्यवस्था जो है वो किसने की थी, आपकी
बलबन ने की थी, और वो इसलिए की थी कि ईश्वर है जो है, ईश्वर मानता था, अपने आप को अल्लाह मानता था, और वो अल्लाह या ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपनी उसकी न्याय व्यवस्था जो थी वो एक अलग तरीके की न्याय व्यवस्था थी। दंड व्यवस्था भी उसकी बहुत कठोर थी दोस्तों। और अगर कोई षड्यंत्र रचता, अगर कोई कुछ ऐसे काम करता जो आपके शासन के हित में नहीं हो, राज्य के हित में नहीं हो, तो वो वहां पे उसको शारीरिक दंड देता था। शारीरिक दंड का मतलब है दोस्तों, या तो उसके हाथ काट लेता था, पैर काट लेता था, नाक काट लेता था, मुंह काट लेता था, हाथ काट लेता, तो इस प्रकार की जो सजा है शारीरिक, वो आपकी ये देता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि सैन्य संगठन, ये क्या है कि बलबन जो है उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार ही नहीं परंतु राज्य में शांति स्थापित करना भी था, इसलिए वो समुचित सैन्य संगठन की ओर विशेष रूप से ध्यान देता है। उसने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इमादुल मूलक जो है उसको प्रबंधक नियुक्त किया, और उसके सहयोग के लिए सेना का पुनर्गठन किया था। बलबन ने शक्तिशाली सेना के माध्यम से अपने विद्रोहियों पर नियंत्रण करने की काम किया, और जागीरदार वर्ग और निर्बल जो हो गए थे, वो जो युद्ध के आपके योग्य नहीं रहे, उनको हटा दिया, और उनकी जगह नए लोग थे, उन नए लोगों को लेके आता है आपका बलबन। और इस सैनिकों के चुनाव में भी वो क्या करता था, शुद्ध रक्त के जो तुर्क होते थे उसी को लेता था। हमने पहले भी आपको बताया है कि वो क्या करता था, वो आपके उच्च कुल के जो व्यक्ति होते थे उसे ही हर जगह शासन में आपकी प्रमुखता देता था, या प्रायोरिटी उसको देता था। अब दोस्तों देखिए, बलबन के चरित्र की बात करें, उसका करेक्टर की बात करें, उसका एवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें, तो क्या निकल के आता है हमारे पास। बलबन जो है वो ना केवल बस गुलाम वंश का बल्कि दिल्ली जो सल्तनत थी उसका योग्य तथा सफल शासकों में से एक माना जाता है। उसकी प्रशंसा करते हुए वही इतिहासकार आपके लैनपुल ने लिखा है कि बलबन दास भिश्ती शिकारी राजनीतिक सुल्तान, ये बात पहले भी हमने पढ़ी थी, वो सब कुछ था। जो दिल्ली के राजाओं की लंबी पंक्ति में खड़े हुए बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों में से एक अत्यंत चमत्कार पूर्ण मनुष्य था, कि उसका दरबार भी ऐसा था, वो खुद भी ऐसा था, कि जो चमत्कार पूर्ण था, कि चमत्कार करता था। वो एक दास से उठ के और भारत का एक शक्तिशाली शासक बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बलबन जो है वो उसके चरित्र को दिखाता है, कि उनका चरित्र, उनका करेक्टर जो है कितना महान था। उसके कार्य, उसने अपने कार्यों द्वारा सुल्तान पद को स्थायित्व दिया, और सुदृढ़ीकरण है वो काम किया, और राजत्व के मूलों की पुनः स्थापना की। वो क्या था, एक योग्य शासक था, वो वीर भी था, योद्धा भी था, आपका शक्तिशाली शासक भी था, कानून भी जानता था, नियमों का भी पालन करता था, और दूसरों से भी करवाता था। उसने रक्त और लोहे की नीति का लागू किया, और धार्मिक व्यक्ति था। धार्मिक व्यक्ति का मतलब वो शराब, पहले शराब पीता था, लेकिन ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था, परंतु जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने अपने आप को ईश्वर मान के, और ये सारी जो चीजें हैं जो आपकी क्या कर दी, त्याग कर दी, तो वो धार्मिक व्यक्ति भी था। साहित्य और विधा का संरक्षक था। बलबन जो था वो विद्या और साहित्य से उसको प्रेम था। अब आप देखोगे कि ऐसा निरंकुश था आपको लगता है, लेकिन ये विद्या और साहित्य से आपका प्रेम करता था। उनके काल में बहुत सारे विद्वान जो थे वो उसके आश्रय दाता था, क्योंकि उस टाइम मंगोलों के भय से, मंगोल जो आक्रमण था, मंगोल अटैक जो तो होता है, इस अटैक के कारण आपके जो बहुत सारे मध्य एशिया से विद्वान आए थे उनको आश्रय किसने प्रदान किया था, इसी बलबन ने किया था। फारसी का महान कवि अमीर खुसरो इसके काल में था, और शहजादा मोहम्मद उसके दरबार में रहते थे। बलबन का दरबार जो था उसमें इस्लामी जो कल्चर था उसका के अंदर उसको माना जाता था दोस्तों। इस्लामी कल्चर जो है उसका के अंदर बलबन के दरबार को माना जाता था। अब डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद शर्मा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये कहते हैं कि बलबन एक महान योद्धा, शासक, राजनेता, और जिसने अपनी क्या की अल्पवयस्क छोटी आयु में ही मुस्लिम सल्तनत की संकटपूर्ण काल में रक्षा की थी, कि जब वो आपकी मुस्लिम सल्तनत जो है या दिल्ली सल्तनत एक बिखर रही थी, टूट रही थी,
उस टाइम पे आपका बलबन आता है और बलबन ने क्या किया, उसको वापस से सेट कर लिया, अरेंज कर लिया, और वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से डॉक्टर अवध बिहारी पांडे जो है वो दोस्तों कहते हैं कि सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए उसे कुछ उपयोगी प्रतीत हुआ, वो उसने किया। मीन्स अगर बलबन को ये लगा कि इसको करके, इस चीज को करके, इस प्रयोग को करके मेरी सत्ता जो है वो सुदृढ़ हो जाएगी, तो वो काम, हर काम किया, चाहे उसके लिए उसको कितना ही नुकसान करना और उठाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो काम आपके बलबन ने किया। दोस्तों कहा जाता है कि डॉक्टर अवध बिहारी पांडे कहते हैं कि अगर बलबन नहीं होता तो शायद जो दिल्ली सल्तनत है उसका टाइम पीरियड आपका 1526 ईस्वी नहीं होता, कि वहां तक जो दिल्ली सल्तनत है उसका काल नहीं चलता। इसी प्रकार से दोबारा से आपके एएल श्रीवास्तव मानते हैं कि बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और नया जीवन प्रदान करने का काम जो है वो उसने किया। तो ये दो आपके डॉक्टर अवध बिहारी और डॉक्टर एएल श्रीवास्तव जो है बलबन को बहुत महान व्यक्ति के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित आपका कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में बात की थी बलबन की, और बलबन जो है उसके राजत्व सिद्धांत की, उसके बारे में बहुत कुछ बातें जो है हमने इस लेक्चर में की है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।